नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वस्थ रहो मस्त रहो। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे थायराइड की। ये तो हम सब जानते हैं कि स्वस्थ रहना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है, यानी कि अगर आप फिजिकली फिट हैं तो मेंटली फिट रहने में भी आपको काफी ज्यादा सहायता मिलती रहेगी। हमें कई तरह की बीमारियां भी हो रही हैं जो हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से परेशान करती हैं। उन्हीं में से एक खतरनाक बीमारी है थायराइड। दरअसल थायराइड हमारे गले में मौजूद एक ग्लैंड होता है। जब इसका कामकाज बिगड़ जाता है, फंक्शनल ठीक नहीं हो पाता, तो बीमारी शुरू हो जाती है। वैसे तो ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन महिलाओं को इसका खतरा ज्यादा रहता है। आपने अक्सर आम भाषा में सुना होगा, आस पड़ोस में सुना होगा कि जी देखिए मुझे थायराइड हो गया है। इसमें थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन कम या ज्यादा हो सकता है, यानी कि इम्बैलेंस हो गया है। थायराइड के दो प्रकार होते हैं, जिन्हें हाइपरथायराइड और साथ ही हाइपोथायराइड जो है वे कहते हैं। हाइपरथायराइड के अंदर ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का उत्पादन जो है वो ज्यादा होता है, बढ़ जाता है। और इसका सबसे आम लक्षण जो है वो पतला होना होता है, यानी कि अगर आपको इस जो थायराइड हार्मोन का उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो इसमें आपको पतला होना जो है वो एक सिम्टम माना जाता है। अब बात करते हैं हाइपोथायराइड की। इसमें हार्मोन जो है वो कम पैदा होता है, जिसमें आपका शरीर मोटा होना शुरू हो जाता है। बॉडी अपनी हर छोटी बड़ी जो फंक्शनिंग है उसके लिए किसी ना किसी तरह से थायराइड हार्मोन पर ही निर्भर करता है। जब इन जरूरी हार्मोन्स को रिलीज करने वाले थायराइड ग्लैंड में असंतुलन होता है, जब वह कम या ज्यादा हार्मोन रिलीज करने लगता है, इस कंडीशन को ही थायराइड की बीमारी जो है वे कहते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर डॉक्टर्स के साथ हम विस्तार से बातचीत करेंगे। आप भी हमें स्क्रीन पर चल रहे जो नंबर इस वक्त आप सभी की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर कॉल लगाकर सीधा डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे डॉक्टर्स के साथ। आप भी हमें स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर कॉल लगाइए, सवाल पूछिए। थायराइड से जुड़ा आज मुद्दा है और इस पर विस्तार से हम जो है वो बात करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दानेंद्र साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही डॉक्टर निशांत रायज़दा प्रोफेसर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर निशांत, सबसे पहले मैं चाहूंगी आप दर्शकों को ये बताइए कि थायराइड होता क्या है, क्या इससे हार्मोन रिलीज होते हैं या फिर ये हार्मोन होता है जो इनबैलेंस होता है? ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है लोगों को। जी, थैंक यू, धन्यवाद। तो थायराइड एक ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में, गर्दन में करीब गले के पास यहाँ पर होता है। और इस ग्लैंड का काम होता है एक हार्मोन बनाना, जिस हार्मोन को थायराइड हार्मोन ही कहा जाता है। और थायराइड ग्लैंड तो सभी लोगों में होता है, ये तो जीने के लिए आवश्यक ही है। और ये ग्लैंड से जो हार्मोन बनता है, इसकी मात्रा कम या ज़्यादा होने की वजह से बीमारियां हो सकती हैं, और वही थायराइड की बीमारी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे साथ तो और भी मेहमान हैं। डॉक्टर दानेंद्र हमारे साथ है। डॉक्टर साहू, अगर हम बात करें हार्मोन इम्बैलेंस, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो है इस वक्त बनी हुई है हमारे देश में, क्या अगर वैश्विक स्तर पर भी बोलूँ तो अगर थायराइड की हम बात करें तो किस तरह के होते हैं? कहा जाता है कि दो तरह के होते हैं, और क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं? डॉक्टर साहू, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से डॉक्टर साहू के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर निशांत, आप मेरे सवाल का अगर जवाब दे पाएं कि किन किन तरह के, कौन सी कंडीशंस होती हैं थायराइड की, और सिम्टम्स क्या कुछ होते हैं दोनों कंडीशंस में? सबसे कॉमन तौर पे जो हम देखते हैं वो थायराइड ग्लैंड का में हार्मोन कम बनना होता है, जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है, जिसमें हार्मोन कम बनता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण बहुत सारे हो सकते हैं। आपको थकावट ज़्यादा लगेगी, नींद ज़्यादा आएगी, आपको हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, बालों का झड़ना हो सकता है। फीमेल्स में, लेडीज़ में, पीरियड्स में, मेंस्ट्रुएशन में इरेगुलरिटी आ सकती है। और इनफर्टिलिटी हो सकती है। छोटे बच्चों में उनका दिमाग में कमजोरी भी आ सकती है, स्कूल परफॉर्मेंस खराब हो सकता है, गले में हो सकता है आपको बड़ा सा स्वेलिंग नजर आने लगे। ये सब हाइपोथायरॉयडिज्म में मिलते हैं। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर निशांत कॉलर जुड़ चुके हैं, सतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही हो, क्या सवाल है आपका थायराइड को लेकर? नमस्कार सर जी। मैडम, सर मेरी वाइफ को थायराइड है और उसके शरीर में परमानेंट दस्त बना रहता है।
ठीक है, और कोई सिम्टम्स अगर आप बताना चाहें कि बॉडी में पेन होता है और हाँ, बॉडी में पेन होता है और उसके जोड़ों में भी पेन होता है। और मैं थायराइड चेक करवाया कई बार, तो अभी जो भी रिपोर्ट आती है तो नॉर्मल रिपोर्ट आती है। दवा में थायरॉक्स 50 चलता है। हाँ, थायरॉक्स 50 चलता है। ठीक है डॉक्टर निशांत, आपने अगर सवाल सुना हो तो कौन सा ये थायराइड है, सबसे पहले तो आप ये इसे एक्सप्लेन करिए और किस तरह से इसे टैकल किया जा सकता है। इनकी बातें सुन के लग रहा है कि इनकी वाइफ को हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है और इनको थायराइड हार्मोन की कमी है, और वो थायराइड हार्मोन की गोली इन्हें दी जा रही है 50 माइक्रोग्राम्स की डोज में। और इनका कहना यह है कि इनकी टेस्ट कराने पर रिपोर्ट तो नॉर्मल आ रही है, लेकिन फिर भी वो पूरे शरीर में दर्द बताती हैं। तो मांसपेशियों में दर्द होना यह हाइपोथायराइडिज्म का एक कॉमन सिम्टम है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि दर्द वगैरह होता है, और ये दर्द दवाई खाने के बाद काफ़ी हद तक कम हो जाता है, लेकिन कुछ मरीजों में दर्द पूरी तरह से नहीं जाता है। ऐसे मौके पर मुझे सलाह दूंगा कि ये अपना विटामिन डी लेवल चेक करवाएं और अपनी डाइट कैल्शियम का इंटेक बढ़ाएं। और तीसरी चीज़ ये है कि कुछ एक्सरसाइज अवश्य शुरू कर दें, बोथ चल वॉकिंग भी करें और कुछ वेट ट्रेनिंग भी करें। इन सभी को करने से इंप्रूवमेंट आता है। फिर भी अगर सुधार नहीं हो तो किसी एंडोक्रोलॉजिस्ट की सलाह ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डोज को और भी बढ़ाने से फायदा मिलता है, टीएसएच लेवल को और नीचे ले जाने से इनमें इंप्रूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर हेमंत जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, आप तक मेरा आवाज अगर पहुंच रही हो तो थायराइड को लेकर अपना सवाल बताइए। लास्ट ईयर मैंने अपनी वाइफ की सर्जरी कराई थी मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में। पैराथायराइड हार्मोन का इशू था, तो अभी ठीक है। लेकिन यह है कि आगे से मतलब कोई मतलब इशू ना हो, हम ऐसा प्रिकॉशनरी क्या हम प्रिकॉशनरी हम रखें कि ताकि वो इशू ना आए। ठीक है डॉक्टर निशांत, देखिए अभी तो थायराइड ठीक है, लेकिन आगे ये दोबारा से फिर ना हो, क्या कुछ लाइफस्टाइल जो है वह रहनी चाहिए? देखिए, एक चीज़ तो पता होना चाहिए हमें कि थायराइड हार्मोन के बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन के बिना थायराइड हार्मोन नहीं बन सकता है, और आयोडीन की देश में आमतौर पे कमी होती है, हमारे देश में होती है। इसलिए गवर्नमेंट ने मैंडेट किया था एक समय पर कि सभी सॉल्ट में आयोडीन ऐड करना चाहिए। तो एक तो सब लोग आयोडाइज सॉल्ट का इस्तेमाल करें ताकि आयोडीन की कमी नहीं हो। तो ये एक सबसे पहली चीज़ करनी चाहिए। दूसरी बातें ये है कि ये देखा गया है कि किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, कोई भी तरह का मेंटल स्ट्रेस या फिजिकल स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा हो, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो, तो उससे भी थायराइड की बीमारी शुरू हो जाती है। तो अपने आप को तनाव मुक्त रखें, कोई मन में टेंशन एक्सेट्रा हो उसे निकालें, उसका समाधान करें, तो उससे भी ठीक रहता है। तीसरी चीज़ है मोटापा अवॉइड करें, अपने खान पान पे एक्सरसाइज पे ध्यान दें, तो उससे वजन कम बढ़ेगा, तो उससे भी थायराइड की बीमारी होने के चांस कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहू एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहू, देखिए लाइफस्टाइल मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम किसी बीमारी की बात करते हैं तो हर एक डॉक्टर हर बीमारी को लेता है कि जी स्ट्रेस मत लीजिए। अगर थायराइड की अगर मैं बात करूं और मैं हार्मोन्स की भी अगर हम बात करूं, स्ट्रेस का क्या कुछ कनेक्शन जो है वह होता है? देखिए, स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है थायराइड में। कई बार जो हमारे थायराइड जिनको ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है, उनको अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो तो उसको कंट्रोल करने में भी काफ़ी डिफिकल्टी आती है। कई बार ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट जैसे प्रेगनेंसी हो या कोई और भी लाइफ में स्ट्रेसफुल इवेंट होने के बाद भी कई बार हमारे पास थायराइड संबंधित समस्याएं आ जाती हैं। तो इसीलिए स्ट्रेस को हमको रेगुलर योगा, मेडिटेशन, इनके ज़रिए हमको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है ताकि इन सब चीज़ों को हम अवॉइड कर सकें। वेट का क्या कनेक्शन होता है डॉक्टर साहू? क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि जो आस पड़ोस में और या फिर मैं अपने कॉलीग्स में भी बात करूँ या घर में भी बात करूँ, जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है उनको थायराइड की प्रॉब्लम हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा होती है। हाँ जी, वेट का डेफिनेटली रोल होता है थायराइड में। जैसे कि डॉक्टर निशांत रायदादा ने बताया कि थायराइड दो प्रकार का होता है। एक में हमारा वेट कंटिन्यूअसली कम होता चला जाता है, एक में हमारा वेट बढ़ता है, हमें वेट कंट्रोल में डिफिकल्टी आती है। इनके अलावा अगर हमारा वेट लगातार बढ़ता जाए, स्पेशली हाइपोथायराइड पेशेंट में अगर वेट बढ़ता जाए तो हमारी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ सकती है, हमारी मेडिसिन की डोज बढ़ सकती है। इसीलिए हमें थायराइड के ट्रीटमेंट लेने के अलावा अपना हेल्दी लाइफस्टाइल से, डाइट से, एक्सरसाइज से अपना वेट का भी स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर निशांत, हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं तो थायराइड को लेकर क्या कोई स्पेशल डाइट भी होती है कि आपकी थायराइड हार्मोन जो है वो कंट्रोल में रहे? क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल जो हमारा खान पान है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ता चला जा रहा है। इस वजह से भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे हार्मोन इम्बैलेंस जो है वो महिलाओं को हो रहे हैं। सबसे ज़रूरी तो जो मैंने पहले ही बोला था कि आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी है डाइट में।
और खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें आयोडीन सबसे ज़्यादा चाहिए, बिकॉज बॉडी ग्रो कर रही है, उसमें थायराइड हार्मोन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ध्यान रखें कि ऐसा नहीं करें कि परिवार में सब लोग सेंधा नमक खा रहे हैं, जो कि काफ़ी कॉमनली यूज़ होने लगा है। खासकर छोटे बच्चे हों और प्रेग्नेंट फीमेल हो तो वो तो सेंधा नमक बिल्कुल ना लें, वो तो नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट ही लेना चाहिए उनको। सबसे ज़रूरी तो यही है। इसके अलावा कुछ सब्जियां जैसे पत्ता गोभी है, अगर पत्ता गोभी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर रोज़ या हर दूसरे दिन पत्ता गोभी खाएंगे तो उससे थायराइड में दिक्कत आ सकती है। लेकिन हाँ, अगर हफ्ते में एक बार या दो बार आप खा रहे हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा स्पेसिफिक कोई डाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एक हेल्दी डाइट होना चाहिए जिससे कि ओवरऑल आपका वेट मेंटेन रहे और आपका जनरल हेल्थ अच्छा रहे। इसके अलावा और डाइटरी कुछ स्पेशल करने की आवश्यकता नहीं हमारे है। साथ डॉक्टर निशांत एक कॉलर जुड़ चुके हैं, सिद्धिनाथ नाम है उनका। क्या सवाल है आपका थायराइड को लेकर? हेलो जी, अब ये सवाल ये है कि अपने बात पर जो दवा कराए हैं बहुत फायदा नहीं मिल रही है, पेट में सूजन है, हाथ पैर में आपकी दर्द आपकी है। आवाज सही तरह से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। हमारा सवाल ये है कि अपने वाइफ के लिए जो दवा कराए हैं इलाज है, अब वो हाथे पैर में सूजन है, वो दवा करा रहे कोई फायदा नहीं मिल रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहू, थायराइड की प्रॉब्लम है, कॉलर ये बता रहे हैं, और हाथ पैर में सूजन है इनकी वाइफ को। देखिए, जो हाथ पैरों की सूजन है वो थायराइड से रिलेटेड हो सकती है अगर वो थायराइड अनकंट्रोल है। अगर थायराइड हम टेस्ट जो से है जिससे हम थायराइड फंक्शन चेक करते हैं, अगर वो कंट्रोल हो तो हमें दूसरे कारणों की तरफ भी देखना पड़ेगा कि हाथ पैरों की सूजन किसी और कारण से तो नहीं है। तो इसलिए इस टाइम पे तो हम इनको ये एडवाइस कर सकते हैं कि आसपास अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं, फिर तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो प्रॉब्लम है इनको ये थायराइड से रिलेटेड है या इसका कोई और कारण भी हो सकता है। उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ सकते हैं कि हमें किन जांचों की क्या डॉक्टर, जिस तरह से रिक्वायरमेंट कॉलर बता रहे हैं कि थायराइड है और हाथ पैर में जो सूजन हो रही है, क्या ये सिम्टम होता है थायराइड को लेकर? हाँ, अगर थायराइड कंट्रोल में नहीं हो तो हाथ पैरों में सूजन थायराइड की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर अमित जुड़ चुके हैं। अमित जी, क्या सवाल है आपका थायराइड को लेकर? नमस्कार सर। सर मेरी वाइफ को थायराइड है और वो काफी दिनों से परेशान है, लगभग 3 से 4 साल से परेशान है। और डिलीवरी के बाद थोड़ा और दिखता है कि पूरे बॉडी में दर्द, जोड़ों में दर्द, और उसके बाद उसका वेट भी काफी बढ़ गया है। और जब जांच करा रहे हैं तो रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, थायराइड 25 चलता है। उसका क्या इलाज है? कोई परमानेंट इलाज है उसका? डॉक्टर निशांत, आपने सवाल सुना हो तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? जी, ये पूछ रहे हैं कि थायराइड की दवाई इनकी वाइफ को परमानेंटली देना पड़ेगा या कोई परमानेंट इलाज हो सकता है। तो इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये समझना पड़ेगा कि थायराइड की दवाई शुरू क्यों की गई थी। प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड में प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा आती है और कई बार प्रेगनेंसी के दौरान दवाई शुरू कर दी जाती है केवल प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन के लिए। उस कंडीशन में अगर डिजीज माइल्ड है तो प्रेगनेंसी डिलीवर होने के बाद थायराइड की दवाई कई बार बंद कर दी जाती है। लेकिन अगर बीमारी ज़्यादा सीवियर रही हो या प्रेगनेंसी से पहले से रही हो तो जनरली दवाई जो है वो लाइफ लॉन्ग ही चलती है और बंद नहीं हो पाती है। तो ये उनको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी कि दवा शुरू किस वजह से की गई थी, उस टाइम पे लेवल्स क्या थे। अगर उस वक्त एलिवेशन ज़्यादा नहीं था, अगर थोड़ा सा डिस्फंक्शन था तो शायद दवा बंद भी करी जा सकती है। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा सीरियस मैटर रहा होगा तो शायद दवाई कंटिन्यू करनी पड़े। डॉक्टर निशांत, मैं चाहती हूँ आप थोड़े से विस्तार पर इस पर जानकारी दें, क्योंकि कई सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी होने के बाद थायराइड की प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है। इसके पीछे क्या साइंस है? इसके पीछे देखिए, एक तो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड फंक्शन को नॉर्मल रखने के काफ़ी फायदे हैं। बिकॉज प्रेगनेंसी में अगर थायराइड की भी प्रॉब्लम थोड़ी भी आती है तो उससे प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर का बढ़ना या बच्चे की ग्रोथ में कमी आना, इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान हल्का सा भी थायराइड में डिस्फंक्शन अगर होता है तो उसकी ट्रीटमेंट की सलाह डॉक्टर आमतौर पर दे देते हैं। और ये ट्रीटमेंट जनरली लाइफ लॉन्ग नहीं रहता, ये ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी के दौरान चल जाते हैं, उसके बाद में काफ़ी आमतौर पर बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि प्रेगनेंसी के तुरंत बाद ही थायराइड की बीमारियां ज्यादा निकल कर आती हैं। बिकॉज ये थायराइड की बीमारियां होती हैं ये ऑटो इम्यून होती हैं, इन द सेंस कि ये बॉडी की इम्यूनिटी अपने थायराइड ग्लैंड पे अटैक कर देती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो इम्यूनिटी लेवल थोड़ा ड्रॉप होता है, क्योंकि बच्चा भी एक तरह का फॉरेन ऑब्जेक्ट होता है बॉडी में और उस पर इम्यूनिटी अटैक न करे तो लेवल को ड्रॉप करना पड़ता है बॉडी को। उसके रिएक्शन में कई बार क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी एकदम से ये कंडीशंस ऑटो इम्यून डिजीजेस आ जाती हैं, जिसमें से कि एक थायराइड डिजीज भी है। तो वो एक अलग क्वेश्चन है। अगर बाद में बीमारी आती है तो फिर एक अलग मैटर है। लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान अगर दवा शुरू करी गई है तो कई बार ऐसा होता है कि हम प्रेगनेंसी के बाद वो दवा बंद भी कर पाते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, रफीउद्दीन हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कुछ सवाल है सर आपका थायराइड को लेकर? जी मैडम, मेरा शुगर और थायराइड दोनों।
सर आपको है या फिर आपके घर में किसी को है, एक बारी थोड़ा विस्तार से बताइए। किसी को नहीं, हमें तो है मैडम। ठीक है, और देखिए जी जी जी। शरीर जैसे दवा तो खा रहे हैं मैडम, लेकिन शरीर सूखता जा रहा है। डॉक्टर साहू देखिए, यहाँ पे कॉलर बता रहे हैं कि उनको ही यहाँ पर थायराइड है, शुगर भी है और यहाँ पर वेट कम हो रहा है, कह रहे हैं कि शरीर सूखता जा रहा है। देखिए, शरीर का सूखना डायबिटीज और थायराइड दोनों से रिलेटेड हो सकता है। जैसे कि अगर डायबिटीज, शुगर अनकंट्रोल हो, शुगर लेवल ज्यादा चल रहे हो, या फिर कुछ दवाइयों की वजह से भी वेट में फर्क पड़ता है, तो हमें ये नहीं पता कि इनका शुगर कितना अच्छा कंट्रोल है, क्या क्या मेडिसिन चल रही हैं, तो फिर हम शुगर के बारे में बता पाएंगे। इसके अलावा थायराइड में इनको हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है। अगर हाइपरथायराइड है, अगर वो कंट्रोल नहीं है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है लगातार वेट कम होने का। तो हम इन सब चीज़ों के लिए इनको एक बार हम चेक करा के, अगर ये विजिट करेंगे, तो हम इन सब चीज़ों के लिए चेक करके फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि वेट कम होने की प्रॉब्लम क्यों आ रही है इनको। डॉक्टर निशांत, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है इट्स वेरी सीरियस कि एक तरफ आपको शुगर भी है और साथ ही थायराइड भी है और वेट जो है वो लगातार कम हो रहा है। ये तो बहुत ही कह सकते हैं एक्सट्रीम उनको कोई प्रॉब्लम है। जी हाँ, इसमें कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहू ने बोला ही। अब शुगर न कंट्रोल में अगर नहीं है, बहुत हाई शुगर चल रही है, तो उसमें भी वजन कम होना एक कॉमन सिम्टम है। उसी प्रकार से अगर हाइपोथायराइडिज्म है और आप गलत ज़्यादा दवाई खा रहे हैं, गलती से ज़्यादा दवाई खा रहे हैं, तो उसमें भी वजन कम हो सकता है। और हाइपरथायराइडिज्म में तो वजन कम होता ही है अगर इलाज प्रॉपर नहीं है। तो काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर वजन कम हो रहा है तो सीरियस मैटर माना जाता है दोनों ही कंडीशंस में। और दोनों स्थिति में इन्हें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर ढूंढना चाहिए कि क्या कारण है और उसे तुरंत से जल्दी ठीक कर लेना चाहिए। डॉक्टर साहू अक्सर कहते हैं कि कुछ देर पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था कि स्ट्रेस जो है वो ना लें, क्योंकि स्ट्रेस लेंगे तो बीमारी हो जाएंगे। मैं आजकल बहुत महिलाओं को जानती हूँ जिन्हें पीसीओएस हो जाता है, थायराइड हो जाता है, पहले तो स्ट्रेस नहीं लेती हैं, लेकिन वो हार्मोनल इम्बैलेंस इस तरह से हो जाता है कि स्ट्रेस जो है, मूड स्विंग्स जो है वो इस बीमारी की वजह से होने लग जाते हैं। जी डॉक्टर साहू। डेफिनेटली, अगर ये लगातार स्ट्रेस की वजह से भी मूड स्विंग्स होते हैं, और अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो तो फिर मूड स्विंग्स होते हैं। पीसीओएस एक अलग बीमारी है, बट जब थायराइड एबनॉर्मल होता है तो उसकी वजह से भी पीसीओएस की रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि इनमें जो प्रॉब्लम्स होती है, जो सिम्टम्स होते हैं, काफ़ी ओवरलैप होते हैं। तो हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये हमें जानने की ज़रूरत है कि जो हमारे सिम्टम्स हैं वो अकेले थायराइड रिलेटेड है, या फिर हमें कोई और प्रॉब्लम है, या पीसीओएस है। उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट पे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें थायराइड पे फोकस करना है या हमें दूसरी चीज़ों के बारे में ट्रीटमेंट कराना है। ठीक है, डॉक्टर निशांत क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पहले कहा जा रहा है कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस लेंगे तो बीमारियों का घर है, लेकिन यहाँ पर बीमारी होने के बाद हम देखते हैं कि पीसीओएस और थायराइड की वजह से महिलाएं जो है वो तनाव लेती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा खुश तो कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा। ये इस तरह का मूड स्विंग्स जो है वे महिलाओं को देखने को मिलते हैं थायराइड की वजह से। इसमें थायराइड का कंट्रीब्यूशन कुछ हद तक है और कुछ हद तक पीसीओएस का भी है। पीसीओएस की समस्या तो बढ़ती जा रही है। ये पीसीओएस एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, अनलाइक जो कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम पर से नहीं है, वो ऑटोइम्यून प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो पीसीओएस से बचने के लिए सबसे पहले तो हेल्दी लाइफस्टाइल पहले ही होना चाहिए। अगर वजन को ना बढ़ने दें, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें और हेल्दी डाइट खाएं, तो पीसीओएस की समस्या ज़्यादातर नहीं होगी। पीसीओएस की समस्या होने के बाद हार्मोनल इम्बैलेंसेस काफ़ी होते हैं, बिकॉज पीरियड्स की रेगुलरिटी खराब हो जाती है और पीरियड्स कई बार लेट आते हैं, कई बार सही टाइम पे नहीं आते हैं। उसकी वजह से मूड स्विंग्स इत्यादि ज़्यादा होते हैं। तो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे तो ये मूड स्विंग्स काफ़ी कम हो जाता है। और मेन बात है कि स्ट्रेस लेने से बीमारी में कोई इंप्रूवमेंट आना तो एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर डॉक्टर की सलाह लेकर एक्सरसाइज और डाइट फॉलो करें और दवाइयाँ लें और स्ट्रेस। ठीक है डॉक्टर निशांत, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या ऐसी मेडिकेशंस दी जाती हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर अंजनी जुड़ चुके हैं आजमगढ़ से। अंजनी, क्या सवाल है आपका थायराइड को लेकर? लो, बात करो। आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, आवाज आ रही है। बात जी, आपका सवाल सर। दुबले थायराइड की क्या पहचान है? अंजनी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, ये थायराइड जैसे 25 mg का डॉक्टर ने दवाई दिया है और फिर शरीर डाउन हो रहा है। इसका मतलब तनाव से भी संबंध है इसका? आप थोड़ा सिम्टम्स को थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि डॉक्टर ज़्यादा बेहतर से बता सकें? लक्षणों के बारे में अगर आप थोड़ा बताएं कि क्या सिम्टम्स आ रहे हैं।
थायराइड 0.25 का चल रहा है इनको दवाई, हम्म। और इनको कमजोरी लगती है और जैसे तनाव रहता है जैसे। ठीक है डॉक्टर साहू, देखिए जिस तनाव की हम बात कर रहे थे उनका एक कॉलर भी आ चुका है। कॉलर का कहना है कि देखिए थायराइड तो है लेकिन तनाव और ज्यादा बढ़ गया है थायराइड होने की वजह से। देखिए, उसके लिए हमको समझना होगा कि थायराइड को हम इजीली मेडिसिन से कंट्रोल रख सकते हैं अगर हम रेगुलर फॉलोअप करें और अपने मेडिसिन जैसे डॉक्टर ने बताया उस तरह से लेते रहें। हम्म। तो अगर हम ये लें, हमारे टेस्ट अगर नॉर्मल हैं, तो फिर तनाव का कारण नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि अगर हम रेगुलर तनाव में रहेंगे तो फिर उस वजह से भी हमारे थायराइड लेवल्स में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर से रेगुलर कंसल्ट करें और मेडिसिन जैसा बताया उस तरह से लें, और जैसा एडवाइस किया कि उस तरह से रेगुलर टेस्ट कराया जाए। अगर हमारा थायराइड कंट्रोल रहेगा तो फिर हम इसकी वजह से तनाव से बचे रह सकते हैं। हम्म। डॉक्टर निशांत क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कॉलर बीच में जुड़ गए थे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या कोई ऐसी मेडिकेशंस जो है वो दी जाती हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि गायनी ये बात कहती है कि पीसीओएस के लिए दवाई तो दे देंगे, थायराइड के लिए दवाई तो दे देंगे, लेकिन इसके जो सिम्टम है वो ये होंगे कि स्ट्रेस होने लग जाएगा। तो क्या कुछ दवाइयाँ ऐसी रहती हैं कि आप जब उसे बैलेंस हार्मोन को करने की कोशिश करते हैं तो स्ट्रेस होने लग जाता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि दवाई से स्ट्रेस होता है। थायराइड की जो मेडिसिन होती है वो तो वही हार्मोन होता है जो बॉडी बनाती है। जैसी कमी होती है वही हार्मोन दिया जाता है, तो वहाँ तो नेचुरल चीज़ ही है, तो कोई स्ट्रेस होने का क्वेश्चन ही नहीं है। और पीसीओएस में भी जो भी दी जाती है मेडिकेशन वो इसी प्रकार से दी जाती है कि नॉर्मल हार्मोनल साइकिल को वो रेप्लिकेट कर लें, उसी की एक नकल कर लें। तो उनकी तरफ से कोई स्ट्रेस आने की कोई संभावना मेरे हिसाब से तो नहीं है। बट हाँ, बीमारी को लेकर इस बारे की टेंशन पेशेंट को हो जाती है कि भी मुझे बीमारी हो गई है, पता नहीं ठीक होगी नहीं होगी, इससे मुझे क्या दिक्कत होगी। उनके मन में जो डर रहता है कि भाई मुझे शायद प्रेगनेंसी में दिक्कत हो, आगे चल के दिक्कत हो, उससे उनके मन में स्ट्रेस बढ़ता है। तो अगर वो थोड़ा सा मतलब डॉक्टर से अपनी कंसल्ट करके अपने क्वेश्चंस पूछ लें या मे भी यहाँ कॉल करके पूछ लें, तो शायद उन्हें लगेगा कि उनका इस बीमारी इतनी भी खराब नहीं है और इलाज पॉसिबल है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहू, कई सारी लेडीज ये बताती हैं, महिलाएं ये बताती हैं कि थायराइड होने की वजह से अब पतले होने की जब हम कोशिश करते हैं, सैर पर जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, सांस फूलने लग जाता है। ये भी एक लक्षण जो है वो बताया जाता है। ये क्या कारण होता है कि आपका बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है, सांस फूलने लग जाता है थायराइड की वजह से? ये सब प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा वेट ज्यादा होता है। वेट ज्यादा होने की वजह से हम कम एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज टॉलरेट नहीं कर पाते, कम एक्सरसाइज में हमें स्वेटिंग, सांस की दिक्कत आने लग जाती है। और जब हमारा जैसे हाइपोथायराइड है, हमारा थायराइड लेवल ज्यादा है, तो हमें वेट लॉस में भी प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम थायराइड के अलावा, थायराइड कंट्रोल करने के अलावा अपने वेट पे फोकस करें। अगर आपका वेट ज्यादा है तो डाइट और लाइफस्टाइल के जरिए वेट कम करने की कोशिश करें। अगर वेट ज़्यादा है तो हम अचानक से हैवी एक्सरसाइज सीधे चालू नहीं करें, ग्रेजुअली हम एक्सरसाइज को बिल्डअप करें, ताकि हमारे बॉडी की एक्सरसाइज टॉलरेट करने की कैपेसिटी धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव हो। डॉक्टर निशांत, देखिए लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत ज़रूरी रहता है कि अगर आपको थायराइड है तो आप दवाई लें? क्या इससे बेहतर इलाज ये हो सकता है कि आप लाइफस्टाइल चेंजेस, बेटर डाइट अगर ले लें तो आपका थायराइड जो है वह कंट्रोल हो सकता है? क्योंकि जैसे आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि सेंधा नमक आजकल सभी अपने घरों में इस्तेमाल करने लग गए हैं, तो क्या उसे इस्तेमाल ना किया जाए, डाइट के ऊपर ज़्यादा कॉन्शियस दे, तो इसलिए दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी थायराइड में? नहीं, देखिए ऐसा है, थायराइड की बीमारी अगर डायग्नोज हो गई है आपको तो थायराइड की दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। आप डाइट से उसे मैनेज नहीं कर सकते। पीसीओएस में हाँ हो सकता है कि आप डाइट इत्यादि करके बिना दवाई के अपना इलाज कर पाएं, पर थायराइड की बीमारी में तो थायराइड हार्मोन की कमी हो गई है और वो ग्लैंड नहीं बना पा रहा है, तो वो बाहर से लेना आवश्यक है। दूसरी बात रही सेंधा नमक की बात, तो वही बात है कि आयोडीन हमारे डाइट में बहुत ही कम होता है और वो पर्याप्त नहीं होता, तो हमें आयोडीन तो आयोडाइज सॉल्ट से लेना ही है। और अगर हम पूरी तरह से सेंधा नमक पे आ जाएंगे तो आयोडीन की कमी हो जाएगी और हमें फिर थायराइड की बीमारी होने का खतरा हो जाता है। और खासतौर पे प्रेग्नेंट लेडीज हों और बच्चे हों, उन्हें बिल्कुल भी सेंधा नमक पे नहीं जाना चाहिए, उन्हें आयोडाइज सॉल्ट ही लेना चाहिए। और साथ ही जैसे जिस तरह से आप डॉक्टर निशांत बता रहे हैं कि अभी एक कॉलर भी हमें बात कह रहे थे कि थायराइड ठीक हो गया है, पीसीओएस को लेकर कहा जाता है कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये ठीक नहीं हो सकता। क्या थायराइड ठीक हो सकता है? कंट्रोलेबल तो है लेकिन ठीक भी पूर्ण तरीके से हो सकता है? जी डॉक्टर निशांत। नहीं, थायराइड की बीमारी जैसे मैंने पहले बोला, कई बार ऐसा होता है कि दवाई शुरू करी जाती है किसी और कारण से, जैसे प्रेगनेंसी, तो उसमें तो फिर बाद में बंद कर दी जाती है। बट इसके अलावा अगर परमानेंट थायराइड डिसऑर्डर एक बार आ जाता है तो जड़ से ठीक होने का चांस तो नामुमकिन के बराबर ही समझिए, लेस देन 1% समझिए। तो लाइफ मेडिसिन लेनी ही पड़ती है थायराइड प्रॉब्लम्स में।
हाइपरथायराइडिज्म जो होता है, हाइपरथायराइडिज्म में हाँ कुछ परसेंट पेशेंट्स में आफ्टर 1.5-2 साल दवाई खाने के बाद क्योर होने का चांस होता है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म तो जनरली ऐसा मान के चलें कि लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना ही होगा। डॉक्टर साहू, एक बार मैं एक स्टडी पढ़ रही थी, कहा जा रहा था उसमें कि आपको सीड्स और नट्स जो हैं ये कंज्यूम करने चाहिए, हेल्दी फैट्स होते हैं और इसमें हार्मोन्स जो हैं उनको बैलेंस करने का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या ये थायराइड पे भी लागू होता है? नहीं, डायरेक्टली सीड्स नट्स ये सारे हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट होते हैं। डायरेक्टली हार्मोन्स में इनका इफेक्ट नहीं होता है। हमें अपने बॉडी के वेट मेंटेन करने के लिए, बॉडी का न्यूट्रिशन मेंटेन करने के लिए, उसके लिए सीड्स एंड नट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बजाय कि हम ये सोचें कि ये लेने से हमारे थायराइड की मेडिसिन के किसी डोज से फर्क पड़ेगा। तो कई सारा की सीड्स जो आजकल हम देखते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना है, हम सोशल मीडिया पे कई तरह की रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उसमें कहा जाता है कि जी आप अलसी की यहाँ पर बीज जो है वे ले, और पंपकिन सीड्स जो है वो कहा जाता है कि ये सारी सीड्स लेंगे तो इससे आपके जो हार्मोनल इश्यूज़ हैं वो ठीक हो जाएंगे, थायराइड ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर साहू। नहीं, ये पूरी तरह सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सीड्स लेने से अगर हमें दवाई की जरूरत है तो हमारी दवाई की जरूरत खत्म हो जाएगी। जैसे कि डॉक्टर निशांत रहदाद ने बताया कि अगर आपको हाइपोथायराइड है तो आपको दवाई हमेशा लेना ही है। केवल ये है कि अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल लें, अपना वेट मेंटेन करें, तो हमारी दवाई एक स्टेबल डोज, एक स्टेबल रेंज में मेंटेन रहती है। अगर हम वेट का ध्यान नहीं देंगे, अगर हम हेल्दी डाइट का ध्यान नहीं देंगे, तो फिर हमारा अगर वेट फ्लक्चुएट होगा तो फिर हमारी दवाई की डोज भी रेगुलरली फ्लक्चुएट होगी, हमारे टेस्ट कभी स्टेबल नहीं होंगे। जो हम थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हमें फ्रीक्वेंटली फेस करने पड़ेंगे। वो चीजें हमारे फिर डेली लाइफस्टाइल में तनाव भी क्रिएट करती हैं। तो उन सब चीजों से बचे रहने के लिए जरूरी है कि ये सब हम हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट का पार्ट मान के लें, इसके बजाय कि हम ये स्ट्रेस लेके हमें थायराइड की मेडिसिन को कम करना है या फिर उसको हमको दवाई के बजाय इनसे कंट्रोल करना है। मतलब घरेलू नुस्खे जो है वो यहाँ पर लागू जो है वे नहीं होंगे। डॉक्टर निशांत, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा सूजन होना, दर्द होना, ये भी कहा जाता है कि थायराइड का एक लक्षण होता है, लेकिन बड़ा सवाल ये हो जाता है कि ये ठीक नहीं होता है। अगर आप 2 दिन, मान लीजिए कुछ लोग पेन किलर भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद पेन किलर लेना बंद किया, फिर दोबारा हम देखते हैं कि दर्द चालू हो जाती है। जी, ये मांसपेशियों में दर्द देखिए, जब पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो थायराइड की बीमारी तब तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो एक्सपेक्टेड ही है। ट्रीटमेंट होने के बाद ज़्यादातर लोगों को दिक्कत नहीं आती, लेकिन कुछ परसेंट लोग ये बताते हैं कि दवा के बाद रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद भी उन्हें मांसपेशियों में दर्द है। उन मरीजों में बाकी कारण देखना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, विटामिन डी की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, या डाइट में प्रोटीन की कमी हो, तो इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट कॉज मांसपेशियों में दर्द का ये भी एक्सरसाइज ना करना। मसल्स अगर हम यूज़ नहीं करते तो धीरे धीरे वो एट्रोफी हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, फिर वो उन्हें नॉर्मल काम करने में भी दर्द होती है। तो हम ये अपने रूटीन में वॉकिंग के अलावा वेट ट्रेनिंग का भी इस्तेमाल करें, थोड़ा एक्सरसाइज बॉडी वेट से भी करें, तो उससे भी मसल स्ट्रांग होते हैं, फिर वो दर्द कम करते हैं। इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं थायराइड डिजीज में फर्दर इंप्रूवमेंट और करने के लिए, लेकिन वो रिक्वायरमेंट मोस्टली 1% से कम लोगों को ही पड़ती है। ज़्यादातर लोगों का इससे सॉल्यूशन हो जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निशांत, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहू, आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया।